So today start with the Markovnikov rule. चलिए, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अंदर आपने क्या बात नोटिस करी, तो पूरी मैकेनिज्म के ऊपर फोकस करते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है वो देखिए। इस रूल के हिसाब से अगर मैं एडिशन कर रहा हूँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर किसी पोलर मॉलिक्यूल का, तो गाज गिरेगी डबल बॉन्ड पे, ये बात तो मैंने बता दी थी। H पे प्लस है और Br पे माइनस, ये बात मेरे बच्चों को पता है। अब H किधर जोड़ना है और Br किधर जोड़ना है, तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है पॉजिटिव पार्ट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल विल अटैक ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच कंसिस्ट मोर नंबर ऑफ एटम्स। इधर मेरे बच्चे के पास एक है, इधर दो है। कई बच्चे इसको गिन लेते हैं, सर देखो इस साइड ना 4 है, नहीं इसको देखना है डबल बॉन्डेड कार्बन को। तो मेरे पास जो मेजर प्रोडक्ट बना था कल परसों, जो मैंने आपको बताया था, दैट इज 2 ब्रोमो एंड 2 ब्रोमो आपके पास प्रोपेन। हाँ, लेकिन अब इसका मैंने आपको मैकेनिज्म पढ़ाया था कि मैकेनिज्म क्या होता है या क्या कंडीशन होती है। तो इस वाले कंडीशन में पहले HBr डिसोसिएट होकर H पे प्लस बनाता है और Br पे नेगेटिव बनाता है ना। अब इसको अटैक करवा के दिखाया था मैंने प्रोपीन के ऊपर। अब प्रोपीन की अगर आप लोग बात करते हो तो प्रोपीन मॉलिक्यूल के अंदर पहला अटैक किसका होगा वो मैंने आपको सिखाया था, H का या Br का। तो आप ये देखोगे अटैक करने कौन जा रहा है। अटैक करने जा रहा है जी H पहले। क्यों? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस, और इलेक्ट्रॉन के एक्सेस के ऊपर Br नहीं जाएगा पहले, तो Br H को कहता है जा तू ऐश कर ले, और ऐश क्या कर ले, तू जा ही नहीं सकता। अगर तू गया तो तेरी वहां बेइज्जती हो जाएगी, तेरे को कोई रिएक्शन करने नहीं देगा। और मैंने कहा था, हाँ बिल्कुल मैंने कहा था मुझे जहां बेइज्जती होगी वहां जाने की जरूरत नहीं है बात। तो यहाँ पे आ गया H पे प्लस। अब ये H के लिए 2 पोजीशन है, एक ये वाला कार्बन एक ये वाला। इधर बैठेगा तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग इधर बैठेगा। तो यहाँ मैंने लिखे थे 2 अटैक, अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ। तो पहले उल्टा बिठा देते हैं आप को इसको। जब ये उल्टा बैठा तो इसके पास ही देखो ये बीच वाले कार्बन पर H बैठ गया, जिस वजह से आपका जो प्लस था वो ट्रांसफर हो गया इधर, तो बीच की तो वैलेंसी पूरी हो गई। ये जो आपको दिख रहा है ये प्लस, ये 1 डिग्री कार्बन गिटायन है, ठीक है जी, ये मैंने परसों आपको बताया था। लेकिन अगर ये मार्कोनिकॉफ के हिसाब से अटैक करता तो फिर ये अटैक करता इसके साथ, तो ये यहाँ अटैक करता और पॉजिटिव बीच पे आ जाता, और बीच पे आने का मतलब 2 डिग्री कार्बन गिटायन। शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये लेस स्टेबल होता है, तो जब आप कंपटीशन पे बैठोगे तो लेस स्टेबल वाला बताएंगे कम बनता है। हमारी किताब कहती है बनता ही नहीं, तो बनता ही नहीं तो आगे तो मैं लिख देता हूँ नो रिएक्शन या नो प्रोडक्ट। तो ये बना ही नहीं तो फिर क्या कहूँ। लेकिन ये जो है दैट इज मोर स्टेबल। अब ये मोर स्टेबल है ना, और मोर स्टेबल वाला नेक्स्ट स्टेप पे रिएक्शन करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे भागा भागा कौन आएगा, अब हम इसको बुलाएंगे, प्लीज प्लीज आप आ जाओ, है ना। अब इसकी इज्जत हो रही है, देखो मुझे हमारा फूफा हो जी जाओ, आओ जी जीजा सा आओ, है ना। तो Br को बुलाया और Br आके फटाक से प्लस वाली जगह पे अटैक कर देगा, और प्लस वाली जगह मेरे बच्चों को दिख रही होगी और बीच वाली जगह। इसलिए यहाँ पे मेरे बच्चे जो 2 ब्रोमो प्रोपेन है वो 2 ब्रोमो प्रोपेन मेजर प्रोडक्ट बनता है या मेन प्रोडक्ट बनता है। अगर ऊपर कोई प्रोडक्ट नहीं दिखा रहे हो तो इसको मेन लिख दो, और अगर ऊपर 1 ब्रोमो दिखा रहे हो थोड़ा सा तो ऊपर माइनर और नीचे मेजर लिख दो। तो मैंने दोनों बातें बता दी, इसमें कोई वो मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब आता है जी एंटी मार्कोनिकॉफ। तो सुनो पहले एंटी मार्कोनिकॉफ क्या था। अगर आप लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को पढ़ना चाहते हैं तो उसका दूसरा नाम होता है परऑक्साइड इफेक्ट। नाम से पता लग गया कुछ, ठीक है जी। और परऑक्साइड इफेक्ट के अलावा इसका एक और रूप नाम होता है खिराश इफेक्ट। लो जी, खिराश इफेक्ट, ये 3 नाम है इसके, क्योंकि खिराश ने दिया इसलिए खिराश इफेक्ट। परऑक्साइड का अपोजिट है इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ का अपोजिट है इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ। और परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है ये काम, इसलिए मैंने लिख दिया परऑक्साइड। तो 3 बातें हैं,
तो खिराश आपको क्या बता के गया, पहले सुनो। खिराश कहता अगर आप इसी HBr का हाँ जी एडिशन कराते हो परऑक्साइड की प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में परऑक्साइड, तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब अब यहां बैठेगा H और यहां बैठेगा Br, मार्कोवनिकोव का उल्टा। अगर मार्कोवनिकोव का उल्टा हो गया तो इस बार मेरे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, बिल्कुल 1 डिग्री, यानी कि 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। 1 डिग्री है कि नहीं वो बाद में देखेंगे, फिलहाल तो ये आपको समझ आ गया कि ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है। पर ऐसा हुआ क्यों, इसका रीजन ये है कि इस बार जो HBr का हाँ जी डिसोसिएशन हो रहा है वो परऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा, फ्री रेडिकल। क्योंकि 11th क्लास में आपको बताया गया था कि जो रिएक्शंस फ्री रेडिकल होती हैं या परऑक्साइड की प्रेजेंस में होती हैं या जो HNu यानी कि यूवी रेज की प्रेजेंस में होती है उनको फ्री रेडिकल बोला जाता है। तो HNu या परऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है तो ये फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में क्या होता है, होमोलिटिक फ्यूजन होता है। अब होमोलिटिक में बताओ क्या दिख रहा है और यहां दिखाओ क्या दिख रहा है। यहां मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन Br को दे दिया, उस पर माइनस लगा दिया और इसके ऊपर प्लस लगा दिया, लेकिन या तो इक्वल डिवीजन हुआ, H पर भी एक इलेक्ट्रॉन और Br पे भी एक इलेक्ट्रॉन। तो बताइए किस पे कमी दिख रही है या किस पे ज्यादा दिख रहे हैं, या इक्वल, हाँ या दोनों पे इक्वल दिख रहे हैं। जल्दी बोलिए शाबाश। हाँ दिख इक्वल रहे हैं लेकिन दोनों पर कमी है, क्योंकि इनको असल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, मैंने बॉन्ड तोड़कर दोनों को एक एक कर दिया। अब अटैक की बारी आई। अटैक में हाइड्रोजन बेचारा अपनी आदतों से मजबूर, और हाइड्रोजन कह देता है लो जी पहले मैं ऐश कर लूं, मैं जाऊं अटैक करने। इस बार Br उसको नहीं जाने देगा। सोच के देखो क्यों, क्योंकि फ्री रेडिकल का मतलब भी क्या था, हाँ फ्री रेडिकल का मतलब भी डेफिशिएंसी थी। तो Br कहता पिछली बार तो मैं राजा था, मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, मुझे जल्दी नहीं थी, पर अब मुझे जल्दी है। सो द Br फ्री रेडिकल विल अटैक फर्स्ट, ये होती थी पूरी कहानी। अब Br के पास भी 2 जगह हैं, एक मार्कोवनिकोव के हिसाब से और एक एंटी मार्कोवनिकोव के हिसाब से। तो पहले अपने कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव। लो जी, अगर मार्कोवनिकोव एडिशन होता है तो मेरे पास Br आके बैठ जाएगा बीच वाले पे, और अगर बीच वाले पे बैठता है तो फ्री रेडिकल 1 नंबर पे आ जाएगा, यानी कि मेरे पास बना 1 डिग्री फ्री रेडिकल। ओके, और अगर मेरा ये बैठता है एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन तो फिर ये बैठेगा आप लोगों का लास्ट नंबर। और अगर Br लास्ट में बैठता है तो बताइए कितने डिग्री बन रहा है, जल्दी बोलिए शाबाश। तो साफ दिख रहा है आप लोगों के पास 1 डिग्री नहीं 2 डिग्री बन रहा है, दो तरफ से गिरा हुआ 2 डिग्री फ्री रेडिकल। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल के 2 डिग्री। तो ये बताओ कि कमी हो रही है, हाँ कमी हो रही है कि एक्सेसनेस हो रही है, ये इलेक्ट्रॉनों की कमी है। हाँ तो अभी भी 2 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा है, मोर स्टेबल, बजाय किसके 1 डिग्री के, जो कि आप लोगों का है लेस स्टेबल। और अब इसके लिए तो आप चाहे लिख दो आगे नो रिएक्शन और नो प्रोडक्ट, जो कम है वो बनेगा ही नहीं। और अब दूसरे स्टेप में H को बुलाओ, H आकर के वहीं जुड़ जाएगा जहां पे जगह खाली है, और जगह खाली है बीच वाले कार्बन की, और मेरे पास इस बार बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो पिछली बार तो मेरे पास बना था 2 ब्रोमो, और इस बार मेरे पास बन रहा है 1 ब्रोमो, और ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है जी, दिस इज माय मेजर प्रोडक्ट। तो ये दोनों में डिफरेंस है, एक साथ ही पढ़ाता हूँ इनको हर बार, इसलिए मैंने जान करके आपको रिवीजन दे दिया। ओके, बनाने का 4th मेथड है बाय वुड-विकर रिएक्शन। अब ये इस चैप्टर में नहीं है लेकिन ये आगे जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको इसमें भी पढ़ाता हूँ और आगे भी पढ़ाता हूँ, ताकि जो बच्चे हैं उनको याद हो। वुड-विकर मेथड, नाम से पता लग रहा है कि नाम वाली रिएक्शन है, तो थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। वुड-विकर रिएक्शन में मैं क्या करूँगा, सिल्वर साल्ट को, एसिड के सिल्वर साल्ट को ब्रोमीन या क्लोरीन से रिएक्ट करवा दूंगा। बड़ी आसान सी रिएक्शन है। तो एसिड तो आपको पता ही है, एसिटिक एसिड अच्छी तरह आता होगा। अब एसिटिक एसिड का सिल्वर साल्ट क्या होता है, COO
Ag, ये देखो H हटा के Ag लगा दिया, इसे बोलते हैं सिल्वर एथेनोइड या सिल्वर एसीटेट, एक ही बात है, कॉमन लिख दो, इसकी रिएक्शन या तो करा दो Br2 से या करा दो Cl2 से, लेकिन मीडियम होता है CCl4, मीडियम जो रिएक्शन को फास्ट करता है। अब क्या होगा पता है, इस रिएक्शन में CO2 भाग जाएगी, बताओ जी, CO2 के भागते ही क्या होगा, कितने लोग फ्री हो गए, जल्दी बोलो, एक Br इधर दे दो, एक Br इधर दे दो, कितने Br दे दो सामने, अपने आप दिखती है रिएक्शन, रट्टा नहीं मारनी होती। तो एक तो मेरे पास बन गया CH3Br, एक मेरे पास बन गया CO2 और एक मेरे पास बन गया AgBr। अगर Cl2 लेके जाता तो AgCl, हाँ जी, लेकिन मजेदार चीज दिख रही है, चेन का क्या हो रहा है, डिसेंडिंग हो रहा है, ठीक है जी मेरे बेटे, यहाँ पर चेन डिक्रीज हो रही है। पीछे तुमने अल्कोहल से बनाया तो 2 कार्बन वाले अल्कोहल से 2 कार्बन वाला हेलोएल्केन बना, इसे बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता रहा हूं, ठीक है, उसे कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन अब इधर देखो, 2 कार्बन वाले से प्रोडक्ट कितने कार्बन वाला बना, जल्दी बोलिए शाबाश। तो इसको बोलते, हाँ इसको बोलते हैं लोअर प्रोडक्ट। ये कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट है, वो वाला लोअर प्रोडक्ट है। लोअर प्रोडक्ट में कार्बन की चेन डिग्रेड हो जाती है, यानी कि डिसेंडिंग हो जाती है, तो इट इज डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन चेन। पर कुछ ऐसी रिएक्शंस भी आएंगी जहां आपका रिएक्टेंट 2 कार्बन वाला होगा और प्रोडक्ट 3 वाला होगा, बिल्कुल इसी चैप्टर में मिलवाऊंगा अगली रिएक्शनों में, और उसे बोलते हैं हायर प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अंदर अगर मैं कहूं कि Br2 जल्दी रिएक्शन करेगा कि Cl2, तो जवाब आएगा Br2 का, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहती है, और Cl2 थोड़ा स्लो रिएक्शन करेगा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूंगा कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल ग्रुप, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ जितना बल्कीनेस ज़्यादा हो जाएगा उतना रिएक्शन स्लो हो जाएगी। वो बातें भी आपकी सारी की सारी आएंगी। और लास्ट मेरे पास जो है वो है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट का रीजन ये भी है कि ये 2 हैं और बच्चे इसके अंदर गुम हो जाते हैं। अब हेलोजन एक्सचेंज का मतलब साफ दिख रहा है ना, तेरा हेलोजन मेरे पास और मेरा हेलोजन तेरे पास। पर ज्यादातर अब बच्चा ये पूछता सर ये क्यों यूज हो रही है रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज वाली, की हेलोजन बदलने की क्या जरूरत पड़ेगी। तो अभी तक जितनी भी आप लोगों ने रिएक्शंस देखी, या तो आपने बनाए क्लोरो और या आपने बनाए ब्रोमो। देखा मजेदार बात, आपने फ्लोरो नहीं बनाया, और आयोडो भी बड़ा मुश्किल से बनाया, उसमें भी आपने प्रॉब्लम डाल दी थी कि आयोडीनेशन ना पॉसिबल नहीं होता भी, हाँ है ना। तो ज्यादातर आपने ब्रोमो और आयोडो बनाए, तो फ्लोरो बनाने का मेथड 1-2 ही है, पर ये 2 मेथड दोनों को मैं पढ़ाता हूँ, याद करवाता हूँ ताकि दिक्कत ना आए। फर्स्ट मेथड है मेरे पास में फिंकल स्टीन रिएक्शन, फिंकल स्टीन रिएक्शन। अब देखो जी, पहले मैं रिएक्शन बताता हूँ। इस रिएक्शन से सिर्फ Ri बनेगा, Ri विल फॉर्म, बस पहले लिख देता हूँ, आयोडाइड बनाने का मेथड है। और इसके अंदर आप लोग बुलाते हो नाई को, नाई का मतलब आपके पास पता ही है, NaI सोडियम आयोडाइड। रिएक्शन बड़ी बच्चों वाली है, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ जी क्या हुआ, फटाफट बताओ क्या हुआ। Na आएगा, हाँ Cl को लेके चला जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ जान करके ये R लगा दिया, तो Ri प्लस में NaX। और कोई मेरे से पूछ ले यहाँ पर X कौन कौन है, तो या तो X है क्लोरो, ठीक है, या तो X है क्लोरो और या फिर X क्या है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, X है क्लोरो और यहाँ पर है ब्रोमो, क्लोरो और ब्रोमो है, ठीक है जी। तो ये बात मेरे बच्चों को बताऊंगी, क्लोरो नहीं होता, यानी कि ये वाला X इन दोनों में से। दूसरी रिएक्शन भी बिल्कुल सिंपल है इसके जैसी, स्वाट रिएक्शन, ये लो जी। नेक्स्ट है जी स्वाट रिएक्शन। अब स्वाट रिएक्शन के अंदर सिर्फ RF विल फॉर्म, ठीक है जी, सिर्फ क्या बनेगा, RF बनेगा, ओके जी। अब उसके बाद में जब सिर्फ RF बनेगा तो नॉर्मल सी बात है, मेरे पास रिएक्शन सेम रहेगी, RX प्लस में AgF, बस इस बार ध्यान रखना मैंने AgF को बुला दिया। अब Ag के साथ फ्लोरीन की ज्यादा बनती नहीं, ये सोडियम के साथ बुला लाते ना, तो इसका आयनिक बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता, और जब आयनिक बॉन्ड हाँ जी बन जाता तो नॉर्मल सी बात है कि आप लोगों के पास में तोड़ना मुश्किल हो जाता।
तो वैसे भी ये तो नॉन आयनिक रिएक्शन है, नॉन आयनिक को नॉन आयनिक में बात होगी, तो RF बन गया, साथ में AgX बन गया। लेकिन यहाँ पे फिर से मैं इससे कोई पूछ ले X बराबर कौन हो सकता है, तो यहाँ पे या तो होगा क्लोरो या ब्रोमो और या आयोडो। तो ज्यादातर रिएक्शनों में मैं इससे घबरा रहा हूँ, या तो मैं घबरा रहा हूँ जी फ्लोरो बनाने से, हाँ, और या आयोडो बनाने से, और इनके रीजन है पर्टिकुलर। इसीलिए ये दो रिएक्शंस ऐसी हैं जिनकी हेल्प से मैं ये बना सकता हूँ कि फ्लोरो भी बनाना पड़े और आयोडो भी बनाना पड़े। तो ये 5 मेथड है। तो याद करवाने के लिए एक बार मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। फर्स्ट मेथड था अल्कोहल प्लस HX, अल्कोहल प्लस SOCl2, अल्कोहल प्लस PCl5 एंड अल्कोहल प्लस PCl3। ऐसे याद होनी चीजें हो। अब अगर आपको 5 मेथड लाइन वाइज माइंड में याद होंगे तो आप कभी नहीं फंसोगे। दूसरा रिएक्शन था हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, जिसमें आप लोगों ने CH4 प्लस Cl2 करके 1 by 1 चार उठाए थे। तीसरी रिएक्शन मेरे बच्चों के पास में थी एल्कीन के, हाँ, एल्कीन की HX के साथ रिएक्शन, एल्कीन की, हाँ, एल्कीन की, वो तो नोट में था, वो रिएक्शन नोट में था, ठीक है। एल्कीन की HX से, जिसमें मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव पड़ा। फोर्थ है हुंस-डीकर, और फिफ्थ मैंने बता दिया हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज में मेरे साथ क्या गड़बड़ होगी, पहले मैं वो बताना चाहता हूँ। मेरे साथ गड़बड़ ये होगी कि मैं भूल जाऊंगा कि फिंकलस्टीन और स्वार्ट में से किसमें क्या बना था। और ये मैंने देखा है, कई सालों तक देखा है, बच्चों से ये वाली गलती होती है, वो भूल जाते हैं। तो याद रखिए, F से F नहीं बनेगा कभी। रिएक्शन में फ्लोरीन से फ्लोरीन बनाऊंगा मैं, सोचो, दिमाग लगाओ, नो सर। तो F का मतलब फिंकलस्टीन, तो फिंकलस्टीन से फ्लोरीन नहीं बनेगा। बस ये याद रखने का एक छोटा सा तरीका है ताकि मेरे बच्चों को याद रहे। तो फिंकलस्टीन में फ्लोरीन नहीं बनेगा, ये याद रखना। F से F कभी भी नहीं बनेगा। चलो जी, वेरी गुड, याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो बच्चों वाला है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब CX बॉन्ड की नेचर का मतलब ये है कि हम पूछना चाहते हैं कि तुम्हारी डांट पे चार्ज आया कि नहीं आया। तो सबसे पहले मेरे बच्चे ये बताएंगे CX के अंदर, हाँ जी, X कौन है, सिर्फ इतनी सी बात बता दो। हाँ, और क्या हेलोजन गुंडे होते हैं, जल्दी बोलो। अब X बराबर मैं फ्लोरो भी लिख देता हूँ, चलो फ्लोरो भी लिख देता हूँ, ब्रोमो भी लिख देता हूँ, और आयोडो। क्या ये गुंडे हैं? तो जवाब है हाँ। अगर ये गुंडे हैं तो क्या ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे मेरे कोवलेंट बॉन्ड? तो हमारे बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बना है वो X की तरफ क्यों पड़ा हुआ है, जो कोवलेंट बॉन्ड बना है? हाँ, तो जब आप CX बॉन्ड को देखोगे तो CX बॉन्ड के अंदर आपको X वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो सॉरी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, वो X की तरफ दिखेंगे। और इसका रीजन है कि X इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ऐसे बॉन्ड को मैं पीछे से बताता आ रहा हूँ कि पोलर कोवलेंट बोलते हैं। और ये बात मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी वीडियो जो बनाई थी उसमें डाल के दी थी। तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन इस पोलर कोवलेंट बॉन्ड से क्या हुआ, मेरे अंदर पोलर कलेक्टर आ गए। पोलर कलेक्टर आने से मेरा डाइपोल ज्यादा हो गया, ठीक है, याद रखना इस बात को। अब इसका नॉर्मल सी बात है कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनने से मेरे पास डाइपोल मूवमेंट का क्या फर्क पड़ा। तो डाइपोल मूवमेंट मैंने मेरे बच्चों को कहा था, जितना मेरा पोलर बॉन्ड ज्यादा होगा उतना मेरा डाइपोल भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब बारी क्वेश्चन आती है जी नेक्स्ट नंबर पे कि फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट CX बॉन्ड इट इज क्लियर दैट CF बॉन्ड इन दीज इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड CI बॉन्ड इज वेरी वीक। ये शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछा था अर्जुन ने, बैठा के क्लास के अंदर, जल्दी बोली, शाबाश। अर्जुन बैठे? अर्जुन नहीं बैठा? हाँ, क्या क्वेश्चन पूछ रहा था? क्या क्वेश्चन पूछ रहा था? कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था। हाँ, तो सुन ध्यान से, डाइपोल मोमेंट पिछले साल पढ़ाया था। पिछले साल एक क्वेश्चन दिया था मैंने, HF के बाद HCl के बाद HBr और HBr के बाद HI। अब जो बच्चे 11th क्लास में थोड़ा कमजोर है वो ध्यान से फोकस करो। किसी ने बोला कि डाइपोल मोमेंट क्या बताता है, तो मैंने कहा पोलैरिटी को बताता है, ठीक है जी। मैंने ये बात बता दी कि पोलैरिटी को शो करता है। अगर ये पोलैरिटी को शो करता है तो बच्चा कहता है कि मुझे डाइपोल की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डाइपोल तो मैं भी बता सकता हूँ, ये देखो पोलैरिटी, ये सारे पोलर हैं, 2 भी पोलर। फिर डाइपोल ने एक बात बोली,
डाइपोल मूवमेंट कहता कि मैं बता सकता हूँ इनमें से ज्यादा पोलर कौन है। तो फिर से हमने यही बात बोली, तू क्या बता सकते हैं, तो हम भी बता देंगे। बताइए जी इन चारों में सबसे ज्यादा पोलर कौन है? वेरी गुड, एच है ना, क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। 4 गुंडे बताए हुए हैं केमिस्ट्री में, फोन कोल। कोई बच्चा नया बैठा है तो उसको बता दूं कि 4 गुंडे हैं केमिस्ट्री के, फोन कोल, और ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो किसी ने बोला HF क्यों, तो मैंने कहा जी इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। तो इस तरीके से डाइपोल मूवमेंट की बात चलेगी। लेकिन फिर डाइपोल मूवमेंट ने पूछा CO2 के बारे में। हाँ जी, CO2 पोलर है कि नहीं है? तो बच्चों ने देखा इधर भी गुंडा है, इधर भी गुंडा है, बिल्कुल है जी। बच्चे कह देते हैं ये भी है सर, क्यों? क्योंकि मेरे साथ तो 2 गुंडे हो गए। जबकि CO2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। वो तो तुम अब बता रहे हो ना, क्योंकि आपको पता है ये बात। तो जब 11th क्लास में पूछा जाता है कि CO2 पोलर होना चाहिए कि नॉन पोलर, तो आप कहते हो तो पोलर होना चाहिए, इधर भी गुंडा इधर भी। जबकि डाइपोल बताता है कि इधर इलेक्ट्रॉन भी खींचेगा और इधर भी। अगर मुझे दो जने बिल्कुल बराबर फोर्स से खींच रहे हैं तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो कहीं नहीं जाऊंगा। इसीलिए CO2 नॉन पोलर होता है। तो आज मैं H को हटा के यहाँ R लिख देता हूँ। R का मतलब कार्बन की चेन। जब तेरी और मेरी कार्बन की चेन इक्वल रहेगी तो अब सोच के बताइए जी, शाबाश। बताने की जरूरत तो नहीं है। अब किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है और किसका डाइपोल मूवमेंट कम है? ये पोलर है, सुनो ध्यान से, ये पोलर है, बताने की जरूरत नहीं है। और डाइपोल मूवमेंट के हिसाब से चेक करोगे तो ये। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर तो मेरे बच्चे इसी बात पे आता है कि कौन सा बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। तो साफ दिख रहा है RI का ये पोलैरिटी है। पोलैरिटी उधर जाने पे कम हो रही है, लेकिन उसके बावजूद RI क्यों जल्दी टूट रहा है? या RI की रिएक्ट उसका साइज बड़ा होता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में RI सबसे कमजोर है और RF सबसे स्ट्रॉन्ग है। ये बातें मेरे बच्चों को पता होनी चाहिए, ठीक है। और फिर आता है जी नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन विनाइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। इन दोनों में भी बात करते हैं, ठीक है। ये आपको किताब नहीं बताएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा आना चाहिए। कितनी बातें ये सब। किसका ज्यादा देर है? क्या देर के? इरेगुलर देखे, चलो कोई बात नहीं, चेक करके बता देंगे, कोई बड़ा इशू नहीं। और ये जो आपके पास में है ये है 7th के दूसरे गैप में। ये वाला जो डायग्राम छोटा सा बनाई, ये 7 के सेकंड गैप में होगा। अब आता है जी 7 के थर्ड गैप में। सबसे पहले अब आप लोगों को देखना है नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन विनाइल हैलाइड। पहले नंबर पे विनाइल हैलाइड जरूर पता होगा क्या होता है। कौन सा? ये होता है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ये विनाइल है, यस और नो बोल दो। इसमें आगे मैं तुमसे रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करवाऊंगा, किसकी ज्यादा है, एल्काइल की के विनाइल की। तो ये दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को, कौन सी रिएक्शन के लिए क्या होता है। अब ये साफ दिख रहा है यहाँ पे sp2 कार्बन है। क्या क्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं? यस और नो। क्या क्लोरीन अपने लोन पेयर देगा? या नहीं देगा? नहीं देगा। नहीं देता। लेकिन अब ये कॉन्जुगेशन में बैठा है। कॉन्जुगेशन होता है डबल, सिंगल और फिर लोन पेयर। डबल बॉन्ड के बाद अगर सिंगल बॉन्ड आ जाए तो ये कॉन्जुगेशन गिना जाता है, एक छोड़ के एक, ऐसे डबल सिंगल डबल सिंगल। और क्योंकि हम लोन पेयर बैठे हैं और लोन पेयर में मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमारे लिए पाई का काम करते हैं, तो हम इससे धोखेबाजी करवा लेते हैं कि तेरी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इधर आ जा। दिख रहा है आपको? हाँ जी, क्या ये पॉसिबल है जो मैं कर रहा हूँ? शाबाश शाबाश शाबाश। अब इस वजह से अब मैं क्या करूंगा, मैं उठा करके इसको ले आऊंगा और इसके बाद ले आऊंगा CH2 के बाद में CH और डबल बॉन्ड CL। इधर पॉजिटिव आ जाएगा और इधर नेगेटिव आ जाएगा। तो क्या हुआ? फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? CL को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? सिर्फ फायदा हुआ है। और फायदा इस बात को हुआ है कि आज तेरा और मेरा बॉन्ड डबल हो गया। कल को कोई अटैक करने आया तो CL को ऐसे ही कोई नहीं उठा के ले जाएगा, चलो उठा लो इसको, है ना। इसका मतलब, जल्दी बोलिए, शाबाश। क्या होगा गड़बड़? बताइए बढ़िया से, शाबाश। तो इसका क्लियर कट मतलब है ये डबल हो गया
डबल होने का मतलब है इसको तोड़ना या इसको रिएक्ट करवाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी एल्काइल हैलाइड से कम होती है। तो ये बात मेरे बच्चों को पता होनी चाहिए। बिल्कुल बता रहा हूँ, रुकेगा तो। ये वाली चीज मैं तुम्हें आज से पहले बता चुका हूँ बेंजीन के अंदर, और आज दोबारा बता रहा हूँ इसके कहने पर। ये देखो जी, अब यहाँ पर फिर से ले चलते हैं हेलो एल्केन, ठीक है जी। जान करके क्लोरो ले रहा हूँ ताकि तुम्हें भी अच्छा लगे। अब फिर से देखो जी, रेजोनेंस हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अब हाँ जी, अब इधर साफ दिख रहा है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद में लोन पेयर। अब ये क्या करते हैं, लोन पेयर को नीचे खींचते हैं, और लोन पेयर के नीचे खींचते ही यहाँ पे ये हो जाएगा। कल परसों मैंने अल्कोहल के लिए बता रहा था। तो Cl के ऊपर डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे रिंग में नेगेटिव आ गया। जब मैंने रिंग से पूछा कि तेरे ऊपर नेगेटिव आ गया, तू तो अनस्टेबल हो जाएगी, तो रिंग कहती है हम तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को घुमा लेंगे। अब ये देखो माइनस बनेगा डबल बॉन्ड इस जगह पे, और ये जाएगा आगे, और इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव, ऊपर आ गया Cl पे पॉजिटिव, और उसके बाद में इसी तरीके से अब आप आगे बढ़ा दोगे तो यहाँ पे आपके पास में यहाँ दिख रहा है डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव और ऊपर Cl पे पॉजिटिव। लास्ट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो बना देता हूँ, इसको इधर भेज दूंगा, इसको वापस भेज दूंगा, फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर दोबारा आ जाएगी। लेकिन आप स्टेबिलिटी बताइए, उधर भी डबल बॉन्ड आया, इधर भी डबल बॉन्ड आया, ऊपर वाले की स्टेबिलिटी और नीचे वाले की स्टेबिलिटी इक्वल है या कोई इनमें डिफरेंस है, और अगर है तो क्यों है बताओ। वेरी गुड। क्यों होगी नीचे, क्यों होगी? बिल्कुल 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 साफ दिख रहा है कि डबल बॉन्ड की वजह से मैं स्टेबल हूँ। ये कह रहा है मैं भी डबल बॉन्ड की वजह से स्टेबल हूँ, मतलब आज आकर के कोई मेरे ऊपर आंख नहीं दिखा सकता, ठीक है जी। गौतम बंसल बैठे क्या क्लास के अंदर? जल्दी बोलिए, गौतम बंसल क्लास में बैठा है? चलिए छोड़ो। तो इसका क्लियर कट मीनिंग, इसका क्लियर कट मीनिंग ये है कि डबल बॉन्ड, मेरे पास भी डबल बॉन्ड, आज कोई मान लेते हैं नेगेटिव आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक नहीं करेगा। पर इन दोनों में भी कंपैरिजन करवा दूं, विनाइल और एराइल में किसके ऊपर जल्दी करेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना इस बात को, और लास्ट में मैं पूछूंगा भी आपसे। तो क्लियर कट बात है, एराइल पर अटैक नहीं होगा, विनाइल पर हो जाएगा, क्योंकि उसकी रेजोनेटिंग तो सिर्फ एक बनी और इसकी रेजोनेटिंग ध्यान से देख लो। हाँ जी, समझ लो 4 या 3 होगी, ठीक है। और मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की क्लास के अंदर इतना बहुत है। हैव ए नाइस डे।